नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, आज हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे आज कि 8 नंबर में लगभग एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश प्रकाश के बारे में समझते हैं। प्रकाश होता क्या है, इंग्लिश लाइट कहते हैं। प्रकाश होता क्या है, पहले प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हम पॉइंट लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, प्रकाश की चाल निर्वात में, जहाँ पे हवा होना वहां बता रहा हूँ, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये गति करता है प्रकाश। अब इसको अच्छे से होता है, ऐसे लिखता हूँ, 3 × 10⁸ को 3 पे 8 दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। पढ़े तो इसको, पढ़े तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड गति करती है कौन? प्रकाश। प्रकाश गति करता है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड गति करती है। फर्स्ट पॉइंट ठीक देखते हैं, ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड पॉइंट चाल, इसकी चाल क्या होती है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब प्रकाश होता है स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? स्वयं अदृश्य होता है, परंतु ये जिस वस्तु पे पड़ता है वो वस्तु हमको दिखाई देती है किसी कारण? प्रकाश के कारण। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करेगा। ये नहीं प्रकाश कभी यहाँ मेरे पास, फिर मेरे से झगड़ा होगा, उसके पास, उसके पास, इसके पास, नहीं। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में स्ट्रेट गति करेगा प्रकाश। ठीक है, अब कोई भी वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है ये समझते हैं। कोई वस्तु हमको दिखाई देती है किसी कारण? प्रकाश के कारण। समझते हैं, फिगर समझते हैं। मान लो कोई सोर्स हो गया, तो सोर्स से काम में आप लेते हैं। अब यहाँ पे कोई तुम लोग ऐसे डांस कर रहे हो, तुम यहाँ कोई पेड़ लेते, पेड़, हमको इस पेड़ को देखना है तो क्या होगा? सबसे पहले प्रकाश आएगा तो क्या हमारे आंख पे पड़ेगा तब हमको ये वस्तु दिखाई देगी? नहीं, सबसे पहले प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा, इस वस्तु पड़ेगा जो पेड़ था, इस वस्तु पे पड़ने के पश्चात पुनः हमारे आंख पे आएगा, तब हमको कोई वस्तु दिखाई देगा। ये रूल होता है। कैसे होता है? जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, वस्तु पे पड़ने के पश्चात हमारे आंख तक आती है, तब हमको वस्तु दिखाई देता है। यही रीजन होता है कि अंधेरे में कोई भी वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में कोई वस्तु रखी है, उससे प्रकाश पड़ के हमारे आंख तक आ ही नहीं रहा है, तो हमको वस्तु दिखाई नहीं दे रही। जैसे हम लोग ये चाक है, ये चाक हमको कैसे दिखाई दे रहा है? सबसे सिंपल, जो चाक, इस चाक पे प्रकाश आ रही है, इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पश्चात हमारे आंख पर आ रही है, तब हमको ये जो चाक दिखाई दे रहा है। यही चीज अगर अंधेरा होता तो प्रकाश आती नहीं, इस पर टकराती नहीं, टकरा के हमारे आंख तक आती नहीं, इसलिए अंधेरे में कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। यही रीजन होता है। मतलब बेसिक है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला था कि चाल, इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर कई वस्तु, कोई वस्तु दिखाई कैसे देता है ये बताएं। तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगी, पड़ने के पश्चात हमारे आंख पे आएगी, तब हमको कोई वस्तु दिखाई देगा। ये सब मतलब बेसिक चीजें थी। अब आते हैं इसके आगे, इसके आगे आते हैं, बिठा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश समझिए, हम इसको पढ़ते हैं परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, किसी पालीदार तल पर टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस जाना, ये पूरी घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ऐसे समझ नहीं आया, फिगर से देखते हैं। मान लो कोई एक कांच ले लीजिए, क्या लीजिए? कोई एक कांच ले लीजिए। कांच को जब एक से हम पालिश कर देंगे, पानी कली कर देंगे, अब साइड लगा दे, अब ये कांच नहीं, अब ये दर्पण बन गया। इस दर्पण पे एक प्रकाश आ रही है,
प्रकाश आ रही है दर्पण के साइड, इसको कहते हैं आपतित किरण। यहीं पे समझ लेते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इस दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण पढ़ने के पश्चात में पुनः वापस चल जा रही इसी माध्यम में जा रही है परावर्तन के पश्चात, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। आ रही है, इस दर्पण पढ़ रही है, दर्पण पढ़ने के पश्चात ये पुनः उसी माध्यम चली जा रही है। इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस समझते हैं? मान लो कोई एक डायरी है, इस डायरी में प्रकाश मान लो चिकना तल, पहले तो प्रकाश परावर्तन होने के लिए कंडीशन है कि जो तल हो चिकना हो, पालीदार हो, मुलायम होना चाहिए, तब मान लो चिकना तल है, इससे प्रकाश आया, इस प्रकाश को पढ़ा, पढ़ने के पश्चात टकराएगा, टकराए उसी माध्यम में वापस जाना, प्रकाश को पढ़ा, पढ़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस जाना, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मैं फिगर से समझाया, मान लो कोई एक दर्पण है, क्या ये दर्पण, एक कोई दर्पण है, अभी दर्पण पे प्रकाश आ रही है, इसका नाम होगा आपतित किरण, फिर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम वापस चली जा रही है, ये होगा परावर्तित किरण। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? फिर से समझ लेते हैं कि किसी भी चिकने तल, पालीदार तल पे प्रकाश टकरा कर उसी माध्यम वापस जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, दोनों नियम समझते हैं। फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन जो पहला नियम है देखते हैं, आपतित किरण, ये और यहीं से जा रही है, ये परावर्तक तल है ना, इस परावर्तक तल पे जहाँ पे मिल रही है, यहीं से जा रहा है, देखो परावर्तित किरण, ये इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के में अभिलंब खींचू, अभिलंब, अभिलंब होगा यहाँ से ये 90 डिग्री होगा अभिलंब, इसलिए इसका अभिलंब, अभिलंब ये हो गया अभिलंब। यहाँ पहला ने देख लेते हैं क्या होगा, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पे, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये पहला नियम था, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ये पहला नियम कहता है, पहला नियम था। इसको हम चाहे शॉर्टकट लिख सकते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला, तीनों मतलब कोई तीन आदमी नहीं, ये तीन चीज, आपतित किरण, फिर ये आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये अभिलंब आ रहा है, तथा ये परावर्तित किरण, तीनों ये तीनों एक ही बिंदु पे स्थित है। ये पहला नियम होता है। अब आता है दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम क्या कहता है, देखो पहले समझ लेते हैं। ये हो गया अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, इसको कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ये देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो जो प्रकाश परावर्तन दूसरा नहीं होता, वो क्या होता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है। बोल सकते हैं, दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लिख सकते हैं। ये तो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। फिर समझते हैं प्रकाश परावर्तन क्या होता है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर पढ़ते टाइम याद हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा है, फिर समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? किसी पालीदार या चिकने तल पे प्रकाश को पढ़ना, पढ़ने के पश्चात उसी माध्यम, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम वापस चला जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला नियम था कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। पहला नियम, तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, तीन लोग नहीं। ये आपतित किरण
ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम था कि जो भी परावर्तन कोण होगा सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, ये हो गया दूसरा नियम। अब इससे संबंधित ये तो कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, कैसे प्रश्न पूछ सकता है। मिटा दे इसको। कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे निम्न चित्र देखकर बताइए कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। एक चित्र दे देगा ऐसे, ये कांच है, इसमें एक साइड पॉलिश कर, नीचे पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश किसका होता है? लेड ऑक्साइड, मतलब पारे की कलर, पॉलिश कर दिया। ये किरण आ रही है, नाम होगा आपतित किरण, मैं नाम नहीं लिखता। ये अभिलंब है, ये है जा रही है परावर्तित किरण। अगर ये कोण 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री। बोल देगा ये कोण कितना होगा, एक्स मान लीजिए एक्स। इस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम क्या कह रहा था? प्रकाश परावर्तन दूसरा नियम क्या कह रहा था? ये कोण आई है, ये कोण आर। बोला था कि जो कोण आई होता है वो सदैव कोण आर, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये कोण हमको आर फाइंड करना है, ज्ञात करना है, अब क्योंकि देखो अगर कोण आई का वैल्यू हमको दे रखा है 30 डिग्री, हम कोण आर फाइंड करने हैं। देखो अभी जो प्रकाश परावर्तन दूसरा नियम क्या होता है? क्या होता है? कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब कोण आई की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ पे 30 डिग्री, कोण आर आराम से हम फाइंड कर सकते हैं, ये भी 30। इतना मैं सिंपल मैंने समझाया, ऐसे करेंगे, मैं डायरेक्ट कर सकता था ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर ये 30 तो ये 30, अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर ये 60 तो ये भी 60। याद रखना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे मैं बेसिक बता दिया, अगर ऐसे कर सकते हैं पेपर में आएगा तो। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, देखो ऐसे पूछ देगा x तथा y का मान बताओ। x तो ठीक है, x तो आराम निकल जाएगा, जितना फलाने रहेंगे इतना ये भी रहेंगे, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना रहेगा? 30। ये तो आराम से हम फाइंड कर दिए 30। अब ये कितना होगा? सब कुछ को सोचो। अरे यार ये क्या होगा, कैसे पता चलेगा? बताओ लो, सोचो। आगे जब बता रहा था तो बता रहा था कि ये काट हो गया, 45 का दर्पण हो गया, इस पे एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब यहाँ से ये कोण 90, यहाँ से ये कोण 90, यही नहीं कहने का हो गया। देखो अगर ये कोण देखो, अगर ये कोण 30, यहाँ से ये पूरा 90 है। अगर 90 में से मैं ये चीज माइनस कर दूं, ये चीज कितना था? 30 था। अगर 90 में से मैं ये माइनस कर दूं तो बचा क्या? अगर 90 में से पूरा था 90, 90 में से ये 30 हम माइनस कर लिए, ये 30 था। अगर मैं 30 माइनस कर दूं, जो बचेगा यही ना बचेगा, कितना बचेगा? 60। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, एक दो नंबर पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं आगे? दर्पण। आगे पढ़ते हैं हम लोग दर्पण। तो पानी पी लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण। हम दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण यहाँ दो भाग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण के हम दो भाग पढ़ेंगे। एक भाग होगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा होगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। देखो समतल दर्पण में हमको कुछ खास नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ना है कि हाँ भाई एक समतल कांच होता है, इसको 200 साइड पॉलिश कर दिया जाता है, एक तरफ परावर्तक तल होता है, फिर बस इसके आगे में प्रतिबिंब, मतलब इस समतल दर्पण होगा, मैं इसके आगे अगर x मीटर की चाल से आ रहा तो प्रतिबिंब कितने मीटर चाल से पीछे जाएगा, ये सब बस पढ़ना है। नॉर्मल से समतल दर्पण में एक दो नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरा ये चैप्टर गोलीय दर्पण पे आधारित है, प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं गोलीय दर्पण यहाँ पे हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा टाइप जो है वो है उत्तल दर्पण। वो है उत्तल। एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अब हम शुरू करते हैं इसमें समतल दर्पण। समतल दर्पण यही समझ जाते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए इसको मिटा कर आगे समझते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? दर्पण और कांच, दोनों में पहले अंतर होता है। दर्पण और कांच समझो पहले क्या है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, मेरे हाथ में दो वस्तु दिखाई दे रही है, एक ये, एक ये। देखो ये क्या चीज है? ये है कांच, इसके मैं एक साइड से दूसरी साइड देख सकता हूँ, इसके मैं एक साइड से दूसरी साइड देख सकता हूँ। ये है कांच।
सेम चीज अगर मैं इसके कांच को अगर समतल होता तो बता रहा हूँ, अगर मैं इसको दूसरी साइड पॉलिश कर देता, अगर कोई एक साइड इधर या तो इधर, अगर किसी एक साइड पॉलिश कर दो तो पॉलिश वाला तल हो गया, और दूसरा साइड परावर्तक तल होगा। क्या होगा? परावर्तक तल। इसी प्रकाश टकरा के वापस जाएगी। देखो ये हो गया, ये हो गया। देखो अगर ये है दर्पण, इसको चाहो तो एक साइड दूसरी साइड नहीं देख सकता हूँ, इसको मैं एक साइड से दूसरी साइड नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि इसे दूसरी साइड पॉलिश कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। तो यही पढ़ते हैं हम। मेरे पास समतल दर्पण नहीं था, मैं नहीं बता पाया, इस समय नहीं था। आगे हो गया कि समतल दर्पण पढ़ते हैं। समतल दर्पण ये पहले समतल कांच ही होता है। क्या होता है? समतल कांच ही होता है जिसके किसी एक साइड पॉलिश कर दिया गया है। अब ये पॉलिश समतल हो गया, ये इधर बचा परावर्तक तल, इधर पॉलिश नहीं की, वो क्या होता है? परावर्तक तल। ये हो गया पॉलिश तल, इधर हो गया परावर्तक तल। परावर्तक तल, ये तो हो गया परावर्तक तल, समतल दर्पण था। अगर मैं किसी समतल दर्पण में अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, मान लो मैं एक वस्तु, मेरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में पूरा देखना है, तो क्या होना चाहिए? समतल दर्पण की हाइट, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मेरे हाइट का आधा, या कोई वस्तु ले लें, मान लो मैं इस पेन का समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखें, तो क्या कितना समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इस पेन का आधा दर्पण होना चाहिए। इसमें बेसिक पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, आगे पढ़ेंगे। और अब आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण पढ़ाने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण पहले तो ये भी एक क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है, ये भी एक प्रकार का खोखला कांच होता है, कांच का गोला होता है। तो क्या होता है? ये खोखले कांच का गोला होता है, ठीक है, खोखला कांच का गोला होता है। इसको काट देते हैं, थोड़ा काट देते हैं, यहाँ से सपोज कर काट। अब छोटा वाला, ये बड़ा वाला तो नहीं, ये छोटा वाला काट के इसको हटा देते हैं, हटाने में तो मिटा देते हैं। बन गया। अभी भी ये दर्पण नहीं है, अभी ये कांच है, इसमें क्या था? खोखला कांच का, इसको काटा हूं। अगर मैं इस कांच के किसी एक साइड पॉलिश कर देता, किसी एक साइड, देखो ये भाग हो गया, ये हो गया, इसको मोटा बनाते हैं, ये हो गया कांच, किसी एक साइड बाहर से पॉलिश करूं, ऐसे तो पॉलिश करें, दिखा तो पॉलिश करें, अगर बाहर से पॉलिश करूं तब ये बन गया दर्पण, गोलीय दर्पण बन गया। क्या नाम होगा अभी बताते हैं। इसको मैं बाहर साइड पॉलिश किया, किधर पॉलिश किया हूं? बाहर साइड, इसके बाहर साइड पॉलिश किया हूं, इसका नाम होगा अवतल दर्पण। क्या नाम होगा? अवतल दर्पण। बाहर साइड पॉलिश किया हूं, बाहर से पॉलिश किया, अंदर वाला जो तल हो गया वो हो गया परावर्तक तल। ये जो तल हो गया ये हो गया परावर्तक तल, ये हो गया परावर्तक तल। सेम चीज आगे देखते हैं। अगर मैं कांच को गोला दे दूं, अगर मैं उसे काट देता हूं, काट दिया, काटा तो इसे मिटा देता हूं, अभी भी दर्पण नहीं बन गया। जब तक इसको पॉलिश ना करूं तब तक दर्पण एक कांच ही रहेगा। इस बात उस पर आराम से हम सिंपल देख सकते हैं। देखो अब जो अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में कांच के बाहर साइड, दूसरी साइड बाहर साइड में पॉलिश किया था। अब जब इसमें जो होगा अंदर से पॉलिश करेंगे, सब कुछ ऐसे कांच है, इसके अंदर से पॉलिश करेंगे, इसलिए बोलते हैं इसको अंदर से पॉलिश करें। ये कांच हो गया, कांच के अंदर से पॉलिश कर दिए, जैसे उस साइड पॉलिश कर दिया, उभरा हुआ तल हो गया, इसको बोलते हैं परावर्तक तल, बोलते हैं परावर्तक तल। अब अंदर से पॉलिश की, इसका नाम होगा, इस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। क्या नाम होगा? उत्तल दर्पण। ये दर्पण के बारे में पढ़ना था। गोलीय दर्पण दो टाइप, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? इसको जो पॉलिश बाहर साइड की है, जैसे सर्कल लगा दे, कैसे होता है? तो बाहर साइड पॉलिश किया बेटा, बाहर साइड पॉलिश किया, तो अंदर वाला तल हो गया, धसा हुआ तल हो गया, उसको बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। मतलब यहीं से प्रकाश टकराएगा इसी चीज, इसी परावर्तक तल पे, ये चीज चिकना हो, मुलायम हो, सेम चीज ऐसे इधर। अब आगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ये भी एक किसी खोखले कांच का ही भाग है, जिसे काट कर किया गया है। देखो अब इसको अंदर से पॉलिश किए, अंदर से पॉलिश किए, जब अंदर से पॉलिश करेंगे तो दूसरा साइड क्या होगा? परावर्तक तल होगा। क्या होगा? परावर्तक तल। अंदर से पॉलिश किए, इस दर्पण का नाम होगा उत्तल दर्पण। तुम चम्मच देखो, चम्मच आकार ऐसे होता है। अगर जब मैं चम्मच आकार ऐसे, अगर जब बाहर से पॉलिश करो, बाहर से पॉलिश करो, ये से बाहर पॉलिश हो गया, अब अंदर से बचा, अंदर से जो होगा परावर्तक तल होगा। क्या हो गया? परावर्तक। जब बाहर से पॉलिश कर रहा था, अंदर वाला तल परावर्तक तल हो गया, उस समय उसका नाम था अवतल दर्पण। सेम कंडीशन। अब ऐसे को ले लेता हूं, अब जब मैं इसको अंदर से पॉलिश करूं, क्या करूं? इसको अंदर से पॉलिश करूं, अब बाहर वाला तल जो हो गया वो हो गया परावर्तक तल। क्या हो गया? परावर्तक तल। अब इस समय इस दर्पण का नाम होगा, उसका नाम होगा उत्तल दर्पण। समझाने की कोशिश किया अपने भाषा में, यहाँ तक हो गया। अब आता है कि कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं, इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं,
इसको मिटाते हैं। अब आता है दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं।